Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. Let's start with practice questions. पहला question जो है that is with reference to the combined task force 150 consider following statement. It is a naval coalition operating under United Nations Security Council mandate. Second point, its primary objective is to prevent piracy and ensure freedom of navigation in the Indian Ocean. संयुक्त कार्यबल 150 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिदेश के तहत संचालित एक नौ सैनिक गठबंधन है। दूसरा, इसका प्राथमिक उद्देश्य समुद्री डकैती को रोकना और हिंद महासागर में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। विच वन इज करेक्ट? पहला गलत है, क्यों? इंडिया न्यूजीलैंड आर द पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, वो पूरे इंडियन ओशियन के सुरक्षा के लिए है। विच वन विल बी करेक्ट? पहला सही है कि करेक्ट? इनकरेक्ट। ऑनलाइन रिप्लाई, ऑनलाइन से भी आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। पहला यहाँ पे उस दिन मैं बताना भूल गया था डिटेल में कि ये यूएस के लीडरशिप में है। इंडिया इज द पार्ट, 34 कंट्रीज हैं, ठीक है, एंड 2001 में बनाया गया था, तो ये गलत है। यूएन नहीं है, यूएस है, ठीक है। सेकंड भी इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज नॉट ओनली फॉर द पाइरेसी बट इट इज ओवरऑल सिक्योरिटी। सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें आप टेररिज्म है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है ऑन द सी लेन, ये सब इंक्लूड है, तो दिस विल बी इनकरेक्ट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट पाइरेसी एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ, लेकिन यहाँ पे वनली नहीं लिखा है। अगर वनली लिखा होता तो गलत होता, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंक्लूड है तो ये सही होगा। अगर इसमें वनली केवल लिखा होता तो गलत होता। इसका बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है एंड दिस आल्सो इंक्लूड द सम एरिया ऑफ द पैसिफिक एज वेल, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द CAG कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है CAG इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स होल्ड ऑफिस फॉर द ए फिक्स्ड टर्म ऑफ द 6 years। सेकेंड पॉइंट बोलता है द सैलरी एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ CAG कैन नॉट बी अल्टर्ड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। कौन सा सही है? दोनों सही है। कितने लोगों को लग रहा है दोनों सही है? CAG के बारे में ये गलत है। फिक्स टर्म थोड़ी होता है। 6 साल या 65 साल में जो पहले आ जाए, तो हो सकता है 3 साल बाद ही 65 साल आ जाए, 1 साल बाद ही 65 आ जाए। यूपीएससी ऐसे फंसाता है, एक देख के समझ में आ जाएगा कि 6 तो पक्का होता है, ठीक है। तो फिक्स टर्म ये नहीं है, ये गलत है। दूसरा सही है, क्योंकि एक बार अपॉइंटमेंट हो जाए तो हम उनका सर्विस कंडीशन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 2। B will be the correct answer. Next question. Which one of the following best describes asset under management? प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां का सबसे अच्छा वर्णन करता है। The amount of money a mutual fund manager personally hold, the total value of investment managed by a mutual fund company on behalf of investors, the profit earned by mutual fund company in a financial year, D, the minimum investment required to open a mutual fund account। म्यूचुअल फंड मैनेजर द्वारा व्यक्तिगत रूप से रखी गई धनराशि निवेशकों की ओर से म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा प्रबंधित निवेशों का कुल मूल्य
एक वित्तीय वर्ष में म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, म्यूचुअल फंड खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश। हम लोग पढ़े थे उस दिन जब म्यूचुअल फंड का डिस्कस कर रहे थे, एसआईपी डिस्कस किया था, उसमें हमने एसेट अंडर मैनेजमेंट भी लिखा था। क्या था अंजलि, क्या था? कौन सा था? बी आप लोगों का पक्का? क्योंकि जितने भी लोगों ने दिया था उस म्यूचुअल फंड को, वो टोटल अमाउंट ऑफ दैट वाज द एसेट अंडर मैनेजमेंट। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टारलिंक। Starlink is a satellite internet constellation operated by the SpaceX designed to provide global broadband coverage. Statement 2, Starlink satellites operate exclusively in geostationary orbit to ensure continuous internet coverage. Both are correct and statement 2 are correct explanation of statement 1. सही है? पहला सही है। आप लोगों का कितने लोगों को लग रहा है कि पहला सही है? स्टारलिंक स्पेसएक्स द्वारा संचालित एक उपग्रह इंटरनेट समूह है जिसे वैश्विक ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। सबको लग रहा है सही है? स्टारलिंक उपग्रह निरंतर इंटरनेट कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से भू स्थिर कक्षा में काम करता है। व्हाट इज दिस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट? What is geostationary orbit? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा सैटेलाइट जो हमेशा हमें लगे, किसी एक पोजीशन से लगे कि वो स्टेबल है। जब अर्थ घूमेगा हमारे साथ वो सैटेलाइट भी बराबर घूमता रहे तो हमें बराबर लगेगा ना। दो ट्रेन अगर एक ही स्पीड से साथ साथ चल रही हो, दोनों बैठे हैं लोग, उसको क्या चलेगा कि साथ साथ है, स्टेशनरी ही दोनों लगेंगे, लेकिन दोनों मूव कर रहे हैं। जियो स्टेशनरी भी वही होता है कि जितना पीरियड रोटेट करता है अर्थ, उतने में ही वो सैटेलाइट भी मूव करता है, तो हमें लगता है कि वो स्टेशनरी है। उसकी जो हाइट होती है, नॉर्मल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो स्टेशनरी पे ही भेजे जाते हैं, और उनका जो हाइट होता है 35,000 किलोमीटर से 35 से 36,000 किलोमीटर के बीच में होता है। जो एग्जैक्ट होता है 35,752 के आसपास होता है। तो दिस इज द, बट जो स्टारलिंक है वो हमारा सैटेलाइट बेस्ड है, डायरेक्ट हम उसी से कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यूज करते हैं जियो स्टेशनरी का फिर हमें टावर का नीड होता है, फिर टावर से कनेक्ट होकर आपके पास जाएगा। लेकिन आप स्टारलिंक में डायरेक्ट आप सैटेलाइट से कनेक्ट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं लो अर्थ ऑर्बिट में होगा। लो अर्थ ऑर्बिट 340 किलोमीटर के आसपास होता है। क्लियर हो रहा है? तो ये वाला गलत है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। जितना भी अगर सैटेलाइट से हम डायरेक्ट ऑपरेट करेंगे तो बहुत दूर होगा, 35,000 किलोमीटर तो बहुत लंबा हो गया ना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है WMO इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेट्रोलॉजी, climatology and hydrology. B, the WMO was established in 1988 along with IPCC to provide global climate assessments. One only, two only, both 1 and 2, neither 1 neither 2. WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान के लिए जिम्मेदार है। WMO की स्थापना IPCC के साथ वैश्विक जलवायु आकलन प्रदान करने के लिए की गई थी। कौन सा सही लग रहा है? खूब हम लोगों ने बीच में पढ़ा था, 2 दिन इस पे डिस्कस किया था, WMO एंड IPCC। पहला सही है, WMO इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। सबका सही है, तो पहला सही है। दूसरा, WMO, सबसे पहली बात, कोई
आईपीसीसी को किसने बनाया था? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, कौन बनाया था इसको? यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ मिलके बनाए थे, ये उस दिन हम लोग देखे थे, ठीक है। तो जब दोनों मिलके बनाए तो एक साथ तो बनेगा नहीं, ये पहले से बना होगा, इसका कुछ काम होगा तभी बनाया था, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि साथ साथ बनाया गया था। डब्ल्यूएमओ 1948 में ही बना दिया गया था, 1948, ठीक है। और ये बना है काफी लेट से, तो ये गलत है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1 ओनली, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल डिस्कस द मेंस आंसर। मेंस कितने लोगों ने लिखा है? कल तुम्हें जल्दी पोस्ट किया था। अच्छा, आपने लिखा है, आप लोगों ने नहीं लिखा। क्वेश्चन है, लिखा है? अच्छा, अंजलि ने लिखा है। पूजा? अच्छा, ये पूरा पहले आंसर देख लेंगे तब लिखेंगे। इनका आंसर एकदम टॉपर वाला आता है। एग्जामिन द रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन sector in India's economic growth and hurdles posed by the labor shortage. Suggest policy intervention to create a more stable and sustainable labor ecosystem in sector. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जामिन है, और एग्जामिन क्या करना है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कहां से स्टार्ट करेंगे प्लीज? व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने? 9%। तो वैसे ही कितना इंपॉर्टेंट होगा, उसमें सबसे ज्यादा जो लेबर इंटेंसिव है, वहां पे आपको ज्यादा लेबर कैपिटल की जरूरत कम होती है एज कंपेयर टू द लेबर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है, नियर अबाउट 7 करोड़ से 9 करोड़ वर्कर्स इसमें काम करते हैं। तो इसका आप सिग्निफिकेंस दिखा सकते हैं। फिर आप कंस्ट्रक्शन से ही पूरी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, रोड बनाएंगे तभी तो आपका ट्रेड तेज होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इज वेरी क्रूशियल पार्ट, क्योंकि वो आपका बेस बनाता है इंडस्ट्री का या किसी भी चीज का। तो ये आप सिग्निफिकेंस दिखाएंगे, रोल ऑफ इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीजें बातें होंगी। अब यहाँ पे है कि सजेस्ट द पॉलिसी इंटरवेंशन टू क्रिएट मोर स्टेबल एंड सुटेबल लेबर इकोसिस्टम इन सेक्टर। तो पहली बात, आप पॉलिसी क्यों सजेस्ट करेंगे? कुछ दिक्कत है तभी तो पहले आप बताएंगे दिक्कत क्या है, तभी तो पॉलिसी बताएंगे कि ये चीजें आनी चाहिए। पॉलिसी का मतलब होता है कुछ दिक्कत है, उसको सही करने के लिए आप गाइडलाइन बता रहे हैं। तो दिक्कतें क्या क्या है? कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या है? फ्रेगमेंटेड मार्केट है, स्टेबिलिटी नहीं है वर्कर्स का, ठीक है। साथ साथ हम देखते हैं कि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। पॉलिसी में एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है, लेबर कोड हमने लगाया है, लेबर कोड यहाँ पे लागू ही नहीं होता है। तो ये सब चीजें हम बताएंगे। साथ साथ अलाइनमेंट नहीं है गवर्नमेंट की स्कीम से, और जो इनका पॉलिसी है, गवर्नमेंट का स्कीम है कि आप वहाँ पे रजिस्टर कीजिए जहाँ के आप लोकल्स हैं। और कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है कि आपको रोड ऐसे थोड़ी है कि गोरखपुर में ही बनाना है, आज गोरखपुर में बन रहा है, कल बस्ती में बनेगा। ब्रिज की नीड एक शहर में नहीं होती है, वो आपको अलग अलग जगहों पे होगी। तो यहाँ पे मोबिलिटी बहुत नीडेड है, और हमारा जो पॉलिसी है वो अभी रिजिड है, मोबिलिटी को अलाउ नहीं करता। ये सब चीजें आप डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन अब लिखते लिखते थोड़ी थोड़ी तो अब हैबिट हो जाएगी, दिखते ही 2-3 पॉइंट तो आने लगेंगे, ठीक है। तो डर भाग रहा है मेंस से? मेंस का आंसर राइटिंग बहुत इनर्शियल होता है, रिजिड होता है, लोग लिखना ही स्टार्ट नहीं करते हैं। क्लियर? टाइम लगेगा 250 वर्ड्स का। कितना लग रहा है टाइम? तो 13 मिनट तो एकदम सही है, स्टैंडर्ड टाइम है। 13 मिनट का ज्यादा लग रहा है, 20-25 मिनट भी लगे तो अभी सही है। वैसे भी 3 घंटे में कितना टोटल होगा? 3 घंटे अगर आप निकालिए तो काउंट ही कर लिया जाए टोटल क्या टाइम होनी चाहिए। टोटल यूपीएससी में 10 क्वेश्चन होता है 10 मार्कस, एंड 10 क्वेश्चन होता है 15 मार्कस, यही होता है। आपको 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है। 3 घंटे में कितना मिनट हो गया? 180 मिनट्स हो गया।
नॉर्मल अगर मैं 20 क्वेश्चन से ही डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? कितना आएगा? 9 मिनट्स आएगा। 9 मिनट्स में आपके दोनों हो रहे हैं। तो अगर जब 10 मार्कर्स है तो 2 मिनट घटा दीजिए, और 15 मार्कर्स है तो 2 मिनट 3 मिनट आप ऐड कीजिए, तो 12 मिनट एवरेज होगा 15 के लिए, और 7 to 8 मिनट्स होगा इसके लिए। तो ये आपका एवरेज स्पीड होना चाहिए। आप लोगों का कितना हो रहा है? कितना? मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं तो अगर 40 मिनट में भी लिख रहे हैं दैट इज गुड। लिखना आना चाहिए पहले, और धीरे धीरे जब पॉइंट, लेट इसलिए लगता है क्योंकि आप पॉइंट को रिमाइंड नहीं कर पाते। होता है ना कि जब 10 बार आप लिख लेंगे ना तो वो अपने आप पाएगा कि 4 पॉइंट याद रहेगा कि 9% ये दिक्कत है। इतना बार हम लोग न्यूज़ पे ही पढ़ेंगे कि वो चीज़ें बिना बताए ही आपको याद आने लगे।